वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज खास बातचीत होगी, खास चर्चा होगी और हमारा टॉपिक रहेगा जो इंडियाज डिप्लोमेटिक सर्च टचिंग जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स अफेयर्स चैलेंजेस इन ईयर 2026। तो ये रहेगा टॉपिक, कितने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो इंडिया के हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड, जियो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो 2026 में अब शुरू हो चुके हैं, वो क्या क्या चैलेंजेस हैं इन मैटर्स में, अफेयर्स में, इस पे बातचीत करेंगे। तो मैं आगे डॉक्टर साहब को कहूंगा, डॉक्टर साहब जो टॉपिक है इसके बारे में आप आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करें। नमस्कार श्रोताओ, जैसे जज साहब ने कहा नया साल 2026, तो नए साल में काफी घटनाएं शुरू हुई हैं इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे। वेनेजुएला में जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके प्रेसिडेंट को कैद किया, उसके बाद उनका ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा रहा करने की कोशिश है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के ऊपर सैंक्शन लगाए। इसी के चलते भारत एक नई फोर्स पॉलिटिकली उभर के आ रहा है। ये सारे चलते क्योंकि भारत का न्यूट्रल स्टांस है, तो इसीलिए आज हमारी चर्चा फोकस रहेगी कि 2026 या 2026 में इंडिया डिप्लोमेटिक सर्ज होने जा रही है। और अब तक आज 27 जनवरी है और आज तक, इसलिए पिछले 27 दिनों में काफी हलचल पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिक्स हो चुकी हैं। तो शुरुआत हम करेंगे जनवरी 19 से लेके जनवरी 23 तक डावोस क्लस्टर स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग हुई, जो कि हर साल होती है। ग्लोबल समिट है जिसमें वर्ल्ड की तकरीबन हर कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, उनके पॉलिटिकल लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनके जितने ब्यूरोक्रेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनके जो ट्रेड वाले वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें भारत की तरफ से अब तक का सबसे लार्जेस्ट डेलीगेशन जो था, जो सब गया वहां पर, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लोग हैं। और इस डेलीगेशन को हेड कर रहे थे अश्विनी वैष्णव जी, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर रेलवेज हैं, इस और शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, प्रहलाद जोशी साहब हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, और भी 4-5 मंत्री थे। इसके अलावा कुछ चीफ मिनिस्टर, काफी इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर थे, जैसे देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र के चीफ मिनिस्टर हैं, मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के हैं, और असम के बड़े इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्वा शर्मा। तो ऐसे सिमिलरली कुछ जो दूसरे थे ट्रेड जगत से, तो बड़े बड़े जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थे मुकेश अंबानी, तो सीईओ जो थे रिलायंस के, सीईओ टाटा के एन चंद्रशेखरन और बजाज के सीईओ, तो ऐसे काफी कंट्रीज के सीईओ आए हैं। तो मसला ये था कि ये जो समिट है इसमें क्या क्या डिस्कस होता है, इसमें ग्लोबल चैलेंजेस डिस्कस होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में डिस्कशन होती है, क्लाइमेट चेंज के बारे में, और उसके बाद जो ट्रेड है वर्ल्ड का, और जियो पॉलिटिक्स भी डिस्कस होता है ना। और सबसे बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में आए, लेकिन कुछ क्या हुआ, एक ही दिन में वो वापस चले गए, क्योंकि वहां पर उनको लगा कि सारा कुछ जो था सिक्योरिटी इश्यूज थे। जब वो ट्रंप मीटिंग चल रही थी, कुछ एरिया में सराउंडिंग में आग लग गई, तो वहां पर बड़ा दुर्गंध आने लगी। तो और लॉजिस्टिक फेलियर्स थे, और बड़े डिबेट्स, बड़े थे, डिवाइसिव डिबेट्स थे, तो आपस में लड़ने वड़ने वाले डिबेट्स थे। तो ऐसा ही मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री, ये बात भांपी होगी, तो वो खुद नहीं गए। तो भारत की प्राइम मिनिस्टर के वहां नहीं जाने से काफी ज्यादा डिस्कशंस हुई, इरिटेशन हुई, क्योंकि उसी वक्त ग्रीनलैंड का इश्यू चल रहा था, सिक्योरिटी थ्रेट, और भारत एक ग्लोबल एक लीडर है। और अब यूरोपियन यूनियन सबसे ज्यादा चिंतित था। अब यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि ट्रंप ने सैंक्शंस लगा दिए थे, अब उनको लगा था कि हमारा सिक्योरिटी फ्यूचर किसके पास है, हु विल बी गारंटी आवर सिक्योरिटी इन फ्यूचर। पहले अमेरिका उनकी गारंटी करता था, वही उनको पंप करता था यूक्रेन वार में, यूक्रेन के सपोर्ट में। चाइना के पास वो आ नहीं सकते, क्योंकि चाइना के पास श्रोता किसी को ट्रस्ट नहीं चाइना के ऊपर।
चाइना के कोई भी अपना ट्रेड पार्टनर नहीं बनाना चाहता सिक्योरिटी के मामले में। तो आज आके सबकी नजर थी यूरोपियन यूनियन की, हमें भारत की सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी इसी चाहिए कि जब से पिछले 10 साल में आपने देखा होगा कि हमारी जो एयरफोर्स है या हमारी जो इंडियन आर्मी है, और सबसे ज्यादा फोकस इंडियन गवर्नमेंट का रहा है इंडियन नेवल के ऊपर, तो नेवी के ऊपर। इंडियन जो मैरी टाइम है, तो भारत ने काफी आइलैंड्स के अपने बेस बनाए हैं, तो यूरोप की नजर है, तो यूरोप ने भारत से मदद मांगी कि हमें आप सिक्योरिटी गारंटी दो ट्रेड करने के लिए इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी में। तो वहां पर हमें डर है कि चाइना हमें कहीं ट्रेड में प्रॉब्लम ना आए, तो इसी के चलते डावोस जो इंडिया में चल के आ गया, डावोस इंडिया में चल के आ गया। 1923 को ये डावोस से मीटिंग थी, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनको बुलाते हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, जो उनकी जो यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट थी उर्सुला वॉन्डरलीन, वो, और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन हमारे चीफ गेस्ट होते हैं। तो बजाय डोवेस में जो डील साइन होनी थी, अब वो आज इंडिया में 27 को साइन हुई है। तो इसीलिए ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। तो इसके अलावा अब हम इसी की बात करेंगे कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स। इससे पहले जब आप कुछ कमेंट्स देंगे। बस यही जो आपने बात की ना, इससे लगता है कि यूरोपियन यूनियन जो है ये अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है, और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योरिटी रिलेशन है नाटो, वो भी इनसिक्योर फील कर रही है। तो नेचुरली जो ईयू, जिसको एक यूएस एक बड़ा भाई जब फादरली उसकी उस पर सरप्रस्ती थी, वो खत्म हुई, और वो हर एक को थ्रेट देता है टैरिफ। उसने ग्रीनलैंड की जो आपने बात की, तो ग्रीनलैंड में उसने कहा जो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, ईयू ने मुझे सपोर्ट करने चाहिए जो भी कंट्री वहां पे हैं, ताकि ग्रीनलैंड को मुझे लेने के लिए। तो वो उन्होंने किसी ने सपोर्ट नहीं की। तो फिर ईयू लगता है जो यूरोपियन यूनियन और जो उनकी ये सिक्योरिटी रिलेशन नाटो है, वो चाहते हैं कि इसका कोई अल्टरनेटिव कहें कि यूएस अगर बाहर भी चला जाए, नहीं सपोर्ट करे, तो हम तो मैं ये समझता हूं इसमें दो बातें वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, एक तो जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स और दूसरा जियो इकोनॉमी। तो सबसे जो आज जो आपने रेफरेंस दिया, इंडिया में डील हो रही है मदर जो ऑल डील्स, उसमें ट्रेड रिलेटेड होगा, सिक्योरिटी रिलेटेड होगा, साइबर सिक्योरिटी का मामला है, ये जो आपका ये बहुत स्ट्रेटेजिक जो रिक्वायरमेंट है एक कंट्री की, सॉवरेनिटी है, इंटरनल एक्सटर्नल है। और ईयू का और इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, एक इकोनॉमी जो इसकी डेवलप हो रही है। और अबानी गए थे वहां पे भी, और डिफरेंट चीफ मिनिस्टर का जाना ये साबित करता है कि वो ईयू के साथ, मतलब स्टेट चीफ मिनिस्टर का जाना और डिफरेंट मिनिस्ट्री का जाना, वो चाहते हैं कि जो भी ट्रेड डील या दूसरे जो भी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हो, वो सीधी डील हो जाए जो भी ईयू कंट्रीज हैं उनके साथ, मुझे ऐसा लगता है। तो अब जो बात एक आपने कहा, अगर ये उधर से आपने एक और बात कही है, मैं उस पर आ रहा हूं, जो आपने कहा कि ये हट रहा है वहां से, किससे, जो जहां यूएस हटा रहा है, इनको कैसे क्या नहीं, तो आगे आपको देखना पड़ेगा कि ये किस ओर जाने हैं। क्या आपने कहा कि चाइना के साथ ईयू का जाना, जहां वो थोड़ा सा, क्योंकि चाइना का एक और अपना वो एक तरीकाकार है, और खासकर उसका जो जियोपॉलिटिकल जो उसकी अप्रोच है, तो रशिया इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उस सभी की नजरें जो है वो इंडिया पे हैं, भारत पे हैं। तो देखिए, जो आगे आप बात करो, फिर आगे अब मैं इसका डी कोड करता हूं। हमारा जो 77th रिपब्लिक डे था, बिल्कुल, अब क्योंकि इसमें चीफ गेस्ट यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन्डरलीन थी, और उनके यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट जो एंटोनियो कोस्टा थे, और ये कोई मदर ऑफ ऑल डील्स को साइन करने वाले थे, तो पूरी दुनिया की नजरें इसके रिपब्लिक डे के ऊपर थी। सबसे ज्यादा ट्रम्प को तो बहुत ज्यादा मिर्ची, ये भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है, ट्रम्प को भी काफी ज्यादा नजरें थी इसके ऊपर, क्योंकि उनको तो मिर्ची लगना स्वाभाविक है। क्यों, और दूसरा, और इसीलिए भारत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये 26 जनवरी बड़ी
डिफरेंट इस बार रही है हमारी जो रिपब्लिक डे, और ऐसे ऐसे एमुनिशन डिस्प्ले और आर्मी नहीं, के। मैं डॉक्टर साहब बीच में रोकता हूँ, ये तो आपका आ गया ना, ईयू का 32 कंट्रीज आई थिंक, उनकी जो कमीशन चीफ ने आना है ना, इस ये शो करता, देखो 32 कंट्रीज एक इंडिया के साथ और यूनाइटेड है ना, यूरोपियन यूनियन का आना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पूरा यूरोप और यूरोप हर किस्म की जो वहां पे टेक्नोलॉजी है, जो स्किल्स हैं, दूसरा तीसरा है टेक्नोलॉजी, वो शेयर करेगा। और डाटा शेयरिंग साइबर सिक्योरिटी के लिए जहाँ उनका आना हमारे साथ, तो उस यूएस से हटना, तो इसका मतलब है कि हमारी प्रेजेंस, जो इंडिया की प्रेजेंस डोमिनेंस है, वो फील की जा रही है, और वो फील किसके, यूएस और चाइना के पैरेलल में इंडिया को आ रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि इस बार जो हमारी रिपब्लिक डे थी वो थी शो ऑफ स्ट्रेंथ, शो ऑफ स्ट्रेंथ। दुनिया को हम दिखाना चाहते थे कर्तव्य पथ के ऊपर जो हमारी मार्च पास्ट हुई है, क्या क्या है, वो सारे हथियार जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज किए थे सारे डिस्प्ले हुए, और ऐसे वेपन्स अभी तक इंडिया ने कभी भी नहीं डिस्प्ले, वो पहली बार डिस्प्ले किए गए हैं, ताकि दुनिया को दिखाना है कि हमारी जो स्ट्रेंथ क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि इस रिपब्लिक डे में एक और नई इनिशिएटिव था कि जन भागीदारी इनिशिएटिव था। 10,000 इंडिया के डोमेस्टिक लोग भी गेस्ट थे। कौन कौन थे? लखपति दीदीज थी उसमें, पंचायत के लीडर्स थे, इसरो के साइंटिस्ट थे, और स्टार्टअप फाउंडर्स थे, सबको बुलाया गया था इस बार। और ट्राइबल बेनिफिशियरीज बड़े थे, फार्मर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर, 10,000 इन लोगों को इकट्ठा किया था, और दुनिया को दिखाना था कि हमारा जो है, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है हमारे कंट्री की। और हम बात करेंगे मदर ऑफ ऑल डील्स की। तो ये मदर ऑफ ऑल डील्स क्या था? ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया यूरोपियन यूनियन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील है, जो कि 27 को आज साइन हुई है भारतीय प्रधानमंत्री और उनकी जो यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट के साथ। और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का। उन्हीं के सारे जो डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के थ्रू चेक हुए हैं। और इस एग्रीमेंट में सबसे बड़ी बात है कि 2 बिलियन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सो 2 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन यूनियन और भारत। तो सबसे बड़ी बात है 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी जो है यूरोपियन यूनियन और इंडिया की मिला के है। तो इसलिए सबकी नजरें इस पे थी 1/4। हाँ, और इस पे 24 चैप्टर्स हैं, 24 डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं, डिफरेंट ट्रेड्स के ऊपर, जिसमें कि आईटी के ऊपर है, टेक्सटाइल्स के ऊपर है, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, स्टील है, गारमेंट्स हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, भारत ने भी एक अच्छा काम किया कि जो हम कार इंपोर्ट करते थे यूरोप से, उसको ऑटोमोबाइल्स उसका 110% से 40% टैरिफ कर दिया, और बाकी चीजों पे फ्री टैरिफ। बाकी जो नई ट्रेड्स है उस पर कोई टैरिफ नहीं। इससे सबसे बड़ा फायदा हुआ कि हमारी मार्केट जो है एक्सेस हो रही है यूरोप को, और इन्वेस्टमेंट यूरोप कंट्रीज ईयू वाले इंडिया में, और अब थोड़ा सा चाइना के ऊपर रिलायंस उनका कम होगा, और रशिया के ऊपर रिलायंस कम होगा। और किस किस में डील हुई इसके अलावा? डिफेंस क्षेत्र में, एनर्जी क्षेत्र में, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर हमारी डील हुई है, और इसके अलावा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, भारत की टेक्नोलॉजी के ऊपर, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी टू काउंटर चाइनीज असर्टिवनेस ऑन इंडो पैसिफिक, चाइनीज असर्टिवनेस को कम करने के लिए, और आर्कटिक फ्लैश पॉइंट्स जैसे कि ग्रीनलैंड हुआ, और यूएस के टैरिफ थ्रेट्स थे। तो ग्लोबल प्रोटेक्शन चाहते थे यूरोपियन यूनियन वाले, तो भारत से उनको मिली है, और इस डील में भारत का दुनिया में रुतबा बहुत बड़ा है। बिल्कुल, जो आपने कहा ना, सबसे बड़ी यूरोपियन यूनियन को एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की ऑटोमोबाइल में, और ट्रेड कम होना, उसका जो टैरिफ कम होना, 110 से 70 रह जाना, 40 रह जाना, 40 अभी डिसाइड हुआ, 40 रह जाना, तो बहुत बड़ी बात। उनको फ्री, समझो एक किस्म का फ्री ट्रेड करने का ऑटोमोबाइल में एक बात वो आ गई। जो आपने कहा मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात है, तो कुछ चीजें जो हैं वो अभी जो एक आपका वहां पे आपको डॉक्टर याद होगा, डिगो ग्रेशिया एक आइलैंड है जो एक मॉरिशस के पास, वर्चुअली वो मॉरिशस का पार्ट है था, लेकिन जब मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिली, वो वाला जो ये आइलैंड था, इसको वापस नहीं किया गया।
उनको तो यूरोपियन यूनियन इसके पास रहा, जे अपने यूके के पास, और यूके ने वो क्या किया है, इसको दे दिया है अपने यूएस को, और दोनों का जॉइंट वहां पे एक डिफेंस सिस्टम है, मैग्नेटो डेवलप किया है। डॉक्टर साहब उसके बारे में बताइए, जो आपने मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात की है, और अब यूएन ने वहां पे एक फैसला आ चुका है कि ये जो आइलैंड है इट शुड बी रिटर्न टू मॉरिशस, और वो अभी ये बात जो है, ये एक रेजोल्यूशन जहाँ एक वो एक मैटर जो है अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में है कि देना है या नहीं, और इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसको नहीं देना चाहिए, अगर देगी तो स्टूपिड एक्शन होगा। तो इस बारे में भी थोड़ी बात, क्योंकि आपने मैरीटाइम की साहब ने उठाया डिगो गार्शिया का मामला, तो डिगो गार्शिया एक छोटा सा आइलैंड है जो कि अमेरिका का मिलिट्री बेस है, अमेरिका और यूके का कंबाइंड मिलिट्री बेस है, और यही वो आइलैंड जहां से जहाज उड़ के गए थे और जिन्होंने ईरान के ऊपर इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे काम किया था। और सबसे बड़ी बात है, भारत के साउथ से 1600 किलोमीटर दूर है, और यहीं से डिगो गार्शिया पे अमेरिकन जो है भारत के ऊपर नजर रखते हैं, हमारी सर्वेलेंस यहां से जारी है। और सबसे बड़ी बात है, जब ये थ्रेट है, ये मॉरिशस का पार्ट था, जब मॉरिशस को आजादी मिली यूके से, तो चैगोस आर्किपेलागो जो कि मॉरिशस में था, यूके ने बड़ी चालाकी से वो सेपरेट कर उसको निकाल के आजादी दे दी। अब मॉरिशस का क्लेम है कि यूके से भाई वो हमारा पार्ट था, हमें वापस करो, और इनफैक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसका बिल भी पास हुआ, लेकिन 2 दिन पहले ही जो उनके स्टारमर, उनके जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बिल विड्रॉ इसलिए कर लिया क्योंकि क्लिंटन साहब जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई आप बड़े वीक हो, यू आर वेरी वीक, यू शुड नॉट गिव दिस, बिकॉज इससे क्या होता है, अगर डिगो गार्शिया चला जाता है अमेरिका के हाथ से, तो उनकी यहां से इंडिया और चाइना के ऊपर नजर उनकी कम हो जाती है, मैरीटाइम प्रेजेंस जो है कम हो जाती है। और मैं डिगो गार्शिया इसलिए भी बात करूंगा कि क्योंकि भारत के ऊपर भी इसका काफी इफेक्ट है। श्रोता, आज हम बात कर रहे हैं भारत का जो राइज है अभी 2026 में, लेकिन हमारी कुछ चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि 2026 में कुछ बड़ा होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि कल ही जालोर राजस्थान में 10,000 केजी आरडीएक्स पकड़ा जाता है, और आरडीएक्स 10,000 किलो बहुत था, जबकि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ 300-400 आरडीएक्स के साथ ब्लास्ट हो गया, ये तो बहुत ह्यूज अमाउंट था। और ये जब पकड़ा जाता, ये कैसे पकड़ा था? ये ड्रोन का सिस्टम, ये किसी एक आदमी के साथ पकड़ा जाता है। अच्छा, उसके पोजेशन से पकड़ा जाता है, एक आदमी के पास 10,000 किलो इसका, और इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले। और सबसे बड़ी बात है कि अभी 3 दिन पहले जो चाइनीज एम्बेसडर है बांग्लादेश में, वो चिकन नेक के पास तेस्टा रिवर का दौरा करते हैं, और काफी हलचल होती है। और दूसरी एक और बात करूंगा इसके साथ कि पिछले 2 हफ्ते में बांग्लादेश की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और जो सेकंड पार्टी है उनकी जमात इस्लामी, जिसकी वजह से बांग्लादेश आज रेडिकलाइज हुआ है, उसके साथ वाशिंगटन में भी और ढाका में 4 मीटिंग हो चुकी हैं अमेरिकन डिप्लोमेट्स की। इसका मतलब अमेरिकन डिप्लोमेट्स रेडिकलाइज ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि अमेरिका भारत को उभरते हुए नहीं देखना चाहता है, सुपर पावर, ग्लोबल पावर। और मुझे लगता है, और सबसे बड़ी बात है, चाइना ने एक जहाज दे दिया, और अभी 40 जो जहाज हैं 5th जनरेशन जो है शेनयांग J-35 स्टेल्थर, तो 5th जनरेशन शेनयांग J-35 स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान को इस साल देनी है, एक दिया है उन्होंने। और ये वो जहाज हैं जो कि भारत की सिक्योरिटी को भी, रडार को भी एवेड कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि स्टेल्थ था, तो मतलब ये है कि चाइना भारत से डायरेक्ट युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि वो इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका भी डायरेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ बांग्लादेश को भारत की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, और दूसरे पाकिस्तान। तो भारत को दोनों तरफ से अब खतरा है, चाइना, बांग्लादेश की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। और सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बात है कि जो चिकन नेक एरिया है, इसके ऊपर सर एक डील बताऊंगा। इन्होंने कहा कि आप 40 जो जहाज हम दे रहे हैं, आधे पैसे दे दो, आधे पैसे हम तब देंगे जब हम चिकन नेक एरिया हमें लेके दोगे पाकिस्तान। ये अनऑफिशियल खबरें जो कि ऑफिशियल न्यूज में नहीं आएंगी, लेकिन काफी पाकिस्तान कैसे पहुंचेगा जहाज का मतलब उनके जहाज बांग्लादेश को मदद करेंगे।
जो 40 जहाज देंगे वो बांग्लादेश को मदद करेंगे, ए, चाइना भी मदद करेगा। लेकिन श्रोता आपको बताऊं, चिकन नेक नहीं ले सकते, क्योंकि भारत को सारा पता है, भारत ने अपनी वहां सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है। 3-4 नए उन्होंने गैरिसन आर्मी के लगा दिए हैं अपना सिक्योरिटी सिस्टम। लेकिन हमें तो चैलेंजेस हैं। तो जैसा अब इसके बारे में फिर आगे चलेंगे। ये जो आपने बात की ना डॉक्टर साहब, कि ये जो बांग्लादेश और इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान क्लोज आ रहे हैं डीप स्टेट की वजह से। डीप स्टेट की, और जो आपने बात की कि इनके जो यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट को यूएस के लोग जो डीप स्टेट एक्शन वो तो है ही है, तो वो जियो पॉलिटिकल जो होती है ना वो उसको डिस्टर्ब करते हैं। जो इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी जो बात की आपने इंडिया की, इन चीजों से डिस्टर्ब होती है। लेकिन मैं ये बात गारंटी से कहता हूँ, जो आपने कहा चिकन नेक वाला कि 40 उनको एयरक्राफ्ट दिए कि आप उस वक्त देना जब चिकन नेक एरिया चाइना में आ जाए, तो ये सिर्फ ऐसी कोई बातें नहीं है। ये बांग्लादेश में इलेक्शन हमने बात की थी, तो इलेक्शन होने चाहिए वहां पे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे आए और जल्दी आए। ये जो आप और टेरर का और एक्सप्लोजिव का, जे वही हो गया ना, एक्सप्लोसिव का। एक्सप्लोजिव, ये 3 चीजें जो हैं, एक्सप्लोसिव और जो ड्रग्स हैं और उससे टेररिज्म जो एक उसमें इन्वॉल्वमेंट है, पैसा ड्रग्स से आता है तो और किस में लगता है, आरडीएक्स में लगता है, टेरर फंडिंग में लगता है, जैसे आपने कहा बिल्कुल। और इंडिया को सबसे पहले अपनी साइबर सिक्योरिटी और जो रिसोर्सेज है, जैसे कश्मीर में डोमिनेंस है सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो क्यों डोमिनेंस है, जो ये लोग ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड, हाइबर टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ऐसे ही पूरी इंडिया में ये एक्सरसाइज होने चाहिए, सोर्सेज होने चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, डाटा। क्योंकि थ्रेट जो आपने कहा यूएस और यूएन चाइना की दोनों की तरफ से हमें बना रहता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि इंडिया स्टेबल करे। और एक डोमिनेंस जैसे ईयू का आना और एक क्लोज ये सबमिट होना, तो ये एक चैलेंज है। जो आपने पहले कहा, जो आपने टाइटल चुना है कि ये आने वाला वक्त 2026 में बहुत बड़ा होने वाला है और हमारे लिए, इंडिया के लिए चैलेंजेस है, लेकिन इंडिया भी फुल्ली तैयार है। और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, आपने देखो, आपने पहले भी कहा न्यूट्रल है, बैलेंस्ड है। हमने कई बार कहा कि जो हम चाइना पे विश्वास नहीं कर सकते, रशिया के साथ हमारे जो रिलेशन है वो हमारे एक इंडिपेंडेंट रिलेशन है, सब एक्सक्लूसिव है, लेकिन चाइना पे विश्वास नहीं किया सकता और यूएस पे भी नहीं कर सकते। तो ये, लेकिन फिर भी हमें जब दुनिया में रहना है जहां जियो इकोनॉमिक्स मैटर्स हैं, अफेयर्स हैं, जियो पॉलिटिक्स है, और जो वर्ल्ड सिनेरियो बना हुआ है, जो अपने वो ग्रीनलैंड में, वेनेजुला में टैरिफ जो धमकियां हैं, जहां वो इम्पोज करना चाह रहा है, तो मुझे लगता है आने वाला जो सिस्टम बन रहा है तो वो मल्टीपोलर बनेगा। जैसा आपकी बात में आगे बढ़ाता हूँ, आपने ड्रग्स की बात की, मल्टीपोलर बनेगा। चाइना चिकन नेक क्यों चाहता है? उसका रीजन ये है कि दुनिया के सबसे ज्यादा ड्रग्स जो था, सबसे ज्यादा उगाया कहाँ जाता? अफगानिस्तान में। सबसे ज्यादा जो ड्रग्स था, जो चिट्टा वगैरह सारा कहाँ से उगाया जाता? अफगानिस्तान से पूरी दुनिया में जाता था। लेकिन जब से भारत ने अफगानिस्तान के ऊपर रिलेशन अच्छे हुए हैं, पिछले 3-4 साल से वहां इसकी खेती बंद, पॉपी की खेती बंद हो गई है। और भारत ने नई टेक्नोलॉजी, वहां पर अब चावल, वहां पर वीट, ये उगाया जा रहा है। बिल्कुल। दुनिया का सारा जो ड्रग्स था वो अफगानिस्तान से खत्म हो गया। और अब जो अगला जो जगह है वो है मणिपुर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इस सबसे मणिपुर का जो क्राइसिस है वो भी इसी ड्रग्स की देन है। गोल्ड ट्रायंगल कहते हैं, मणिपुर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये इसकी पॉपाई की खेती काफी चलती है, पॉपी की, और यहीं से चिट्टा काफी बन रहा है। और चाइना ने पूरी दुनिया में पैसा कमा रहा है ड्रग्स कमा के। वो चाहता है कि वो वाला एरिया हमारे पास आ जाए और हम डायरेक्टली बांग्लादेश के साथ कनेक्ट हो जाए, और यहां से हम दुनिया को मिजोरम और मणिपुर में, तभी उन्होंने भड़का के रखा है। मणिपुर में कभी भी अभी तक शांति सिर्फ इसकी वजह से है। तो जैसा सब ये जो चिकन जो आपने कहा ना, चिकन नेक, 2 नेक वहां पे भी बनते हैं हमारे,
वो हमने पिछले बार ही बात की Discuss थी, किए थे। और जो असम के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था कि भाई 2 चिकन नेक आप मत समझो बांग्लादेश वालों, जो भी वहां पे है, 2 वहां भी हम आपकी नेक काट सकते हैं 2 जो। जी जी। तो आगे जो आपने, मैं करूं शुरू, आपने भी। अब आगे करते हैं। हाँ, मैं थोड़ा और कर रहा हूँ थोड़ा बात इसी पे, मैं जो आपने इस पे चर्चा करूंगा कि जो ये वाली बात 2 नेक हम काट देंगे वहां से, जी जी। जो ये वाला अफगानिस्तान अभी जो प्रोग्रेस की तरफ है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो जो भी है उनको कंसर्न आप पानी एक पॉलिटिकल, वो वहां पे वो ले आना चाहते हैं नॉर्मल सी, और दूसरा उनका है कि भाई डेवलपमेंट करनी है। ये जो इलीगल बिजनेस था, जो ये क्रिश्चियन बनता था ईरान में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, जो ड्रग का धंधा था, और ग्रोथ भी जहां होती थी, इलीगल ग्रोथ होती थी, वो पैसा कोई भी जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे उस वक्त उनकी जरूरत थी, तो वो जो नार्को का पैसा आता था वो जे टेररिस्ट एक्टिविटी में, हम नहीं कहेंगे तालिबान था कोई और था, जे पैसा अब वो एक ऑर्गेनाइज्ड एक वो उसमें आगे हैं और हुकूमत में है। वो नहीं चाहेंगे कि हमारे वहां के लोग नशाखोरी और इलीगल, जैसे आपने कहा चावल की ग्रोथ है, गंदम की ग्रोथ है, दूसरी ग्रोथ है क्रॉप है, और एक बहुत बड़ी वो एक कनाल बना रहे हैं, इरिगेशन है, और उसका उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डैम है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने कहा ना, जो म्यांमार की बात की, लाओस और थाईलैंड, ये एक ट्रायंगल बनती है, गोल्डन ट्रायंगल, ये गोल्डन ट्रायंगल बनती है जहां पे ड्रग्स की धंधा है, डोमिनेंस है, बिल्कुल ठीक है आपकी। और इसमें चाइना ये सप्लाई करता है और एक रूट बन गया है, और उसका ये जो आपने आइडिया दिया, तो इसलिए जो हमारा काला पानी प्रोजेक्ट है मल्टीपर्पजेस, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल्दी से जल्दी अल्टरनेटिव रूट्स, वो हमारे जो सिस्टर्स कंट्रीज हैं उसमें रहे। तो ये इलेक्शन का क्या है डॉक्टर साहब, जो बांग्लादेश में है? बांग्लादेश में इलेक्शन ये है कि जो मैंने आपको 12th of February जमात के साथ जो बातें हुई हैं बेसिकली इलेक्शन की वजह से हुई हैं, और इनडायरेक्टली इंडिया को इन्वॉल्व है। तो 12 फरवरी को वहां इलेक्शन है, तो सबसे चांसेस वही हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वही जीतेंगे, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जमात आने वाली है, तो वो भी चाहते हैं कि वहां भी इंस्टेबिलिटी रहे, इसलिए वो जमात को बड़े जमात, ये वही जमात इस्लामी है बांग्लादेश, जो कि 71 में कभी नहीं चाहती थी बांग्लादेश आजाद हो, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, तो वो उनको प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि अमेरिका की टेंडेंसी है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा आ जाएं, इसलिए जमात को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो, मैं पहले बार भी कहा था कि जो बांग्लादेश के लोग हैं इंटेलेक्चुअल हैं, चाहे गरीब है, जहां पर उनकी इकॉनमी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो प्रोग्रेस है। हाँ, कुछ जो जमात इस्लामी के भी लोग होंगे, लेकिन जो डोमिनेंस जो वहां पे सेकुलर है, लेकिन चाहे बीएनपी है एक हसीना की, इनकी ही दोनों, एक बार वो एक बार वो था, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो और आगे बात करें डॉक्टर साहब, तो आगे बढ़ते हम बताएंगे कि 19 जनवरी को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद जायद, इन्होंने भारत का 3 घंटे का सिर्फ दौरा किया, और 3 घंटे का दौरा ऐसा किया जब वर्ल्ड सिनेरियो में काफी उथल पुथल मच रही थी, और 3 बिलियन की एनएसजी की डील होती है हमारी, और उन्होंने टारगेट किया है कि हम इसी साल 200 बिलियन का ट्रेड करेंगे, यूएई और भारत। और इस पे कहा मेनली डिजिटल इनोवेशन, डिजिटल इनिशिएटिव्स, और हम डिजिटल एम्बेसीज बनाने जा रहे हैं यूएई में। हमारी डिजिटल एम्बेसी रहेगी वहां पर, पूरी डिजिटल रहेगी, जो यूएई की जो इंडियन एम्बेसी है, इसके ऊपर काम हो रहा है। और जो मोहम्मद बिन जायद ने कहा है कि भारत जो आने वाला, आगे बात करेंगे कि अगले महीने एआई वर्ल्ड समिट है, ग्लोबल साउथ का समिट है, जो कि एआई के ऊपर इंपैक्ट है, तो उसमें काफी एक्साइटेड थे यूएई के प्रेसिडेंट, और वो भारत की ब्रिक्स चेयरमैनशिप को भी उन्होंने काफी प्रेज किया, और उन्होंने गल्फ इंडिया सिनर्जी को और वेस्ट एशियन डायनेमिक्स के बारे में काफी चर्चा हुई। 2 घंटे 3 घंटे बाद ही वो चले गए। लेकिन एक बात, उनके जाने के 2 दिन के बाद यूएई ने पाकिस्तान के साथ एक डील कैंसिल कर दी। क्या डील थी? यूएई ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने के देखरेख के लिए यूएई ने स्पॉन्सर किया था, यूएई ने वो डील वापस ले ली है पाकिस्तान से। तो ये कुछ जो पॉलिटिकल जो होती है डायलॉग्स होते हैं, फर्क तो पड़ता है इसमें। जो अब
तो साहब इसके बारे में मुझे लगता है जो आपने बात की ना, कोई भी चाहे ईयू है, जहाँ यूएई है, या कोई भी है, इस वक्त वर्ल्ड का ज्यादा जो है वो जो रिलेशन है ना, ट्रेड रिलेटेड है, इकोनॉमी रिलेटेड है, मुझे लगता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, कुछ डीप स्टेट्स हैं जो जियोपॉलिटिकल, जहाँ इंटरनल एक्सटर्नल डीप स्टेट का रोल अदा कर रहे हैं, तो वो उनका इनहेरेंट जो उनका है ना फंडा या एजेंडा, वो उनका है। वो चाहेंगे कि बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है वो डिस्टर्ब रहे, और जो ये यूरोपियन कंट्री जो नाटो वगैरह था, लेकिन इन्होंने प्रेफरेंस अभी मुझे लगता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी में देना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं डॉक्टर साहब एक बात कहूंगा, जो जे ईरान पे अटैक तैयार था, एक टाइम पे जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, और ओपन यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम उनके सपोर्ट में आएंगे जो इस इंटरनल डिस्टर्बेंस वहां क्रिएट कर रहे हैं, और हम वो तख्ता पलटेंगे, हमने ही कहा ये बात। लेकिन हुआ क्या, ये जो जहां पे अड्डे थे नियरेस्ट, चाहे यूएई था, जे आपका कुवैत था, जहां कहीं भी थे, कतर था, जहां आप पाकिस्तान को बीच में डालो, जो ईरान पे, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा इकोनॉमी, क्योंकि ये यूएस कहीं और बैठा हुआ है, दूर बैठा हुआ है। जैसे आपने कहा ये जो आइलैंड है जो हमारा ये मॉरिशस का है, डिगो ग्रासिया, तो इस पे अपनी प्रेजेंस चाहता है, मैरीटाइम प्रेजेंस चाहता है नियर जो भी चाइना के या इंडिया के, वैसे ही वहां से वो अटैक करता, लेकिन वहां पे बेटर सेंस प्रिवेल्ड समहाउ, तो वो ईरान पे अटैक रुक गया। चाहे वो अपना वो बड़ा बेड़ा कहते हैं ना, वो वारशिप वो ला रहा है वहां पे नजदीक, उसके एक थ्रेट अभी भी क्रिएट किया हुआ है कभी भी, और वो एक और पिछले बार भी हमने बात की थी, गाजा को रीबिल्ड करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, वो भी एक उसके लिए भी पैसा, उसमें भी वो बड़ापन दिखा रहा है। लेकिन इंडिया, पिछले बार हमने कहा था कि जो वो ये ना हो जाए कि यूएन के पैरेलल में यूएस डोनाल्ड ट्रंप एक नया अपना वर्ल्ड, क्योंकि उसने जो यूएस की यूएन की जो 60 जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफरेंट काम करते थे एरिया में, ग्रे एरियाज थे, तो उनमें फंडिंग बंद कर दी, और जे वाला जो एक ग्रुप बनाया कि रीबिल्ड करेंगे, और खासकर इस्लामिक कंट्री जो है यूएई, कतर, जे तैयार हैं और जाती हैं, तो वो भी एक में वर्ल्ड में एक सिनेरियो बन चुका है। सब आप की बात, इंडिया ने अभी ज्वाइन नहीं किया। आपकी बात अरब कंट्रीज की आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं, मैं बताऊंगा 2026 में भारत का सर्ज ये है कि इस साल काफी वर्ल्ड लीडर्स का इंडिया में आना जाना लगा रहेगा, और 2-3 दिन के बाद ही 30 जनवरी और 31 जनवरी 2 दिन का इंडिया विल होस्ट द सेकंड अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम मिनिस्ट्रियल मीटिंग। इंडिया विल होस्ट इन न्यू दिल्ली, और जिसमें कि 22 मेंबर्स अरब लीग के फॉरेन मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 22 अरब लीग के मेंबर्स हैं, और 22 में से 20 कंट्रीज ने कंफर्म कर दिया क्या डील्स होंगी, क्या बात होगी। तो ये कंट्रीज क्या है, कतर है, यूएई है, ओमान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, जॉर्डन, ऑलमोस्ट सारी मोरक्को कंट्रीज, सीरिया का जो नए लीडर वो भी आ रहे हैं इसमें। तो इनके अलॉन्ग विद द बिजनेस एसोसिएट्स आ रहे हैं, दे आर कमिंग फॉर बिजनेस इन इंडिया, इकोनॉमिक रिलेटेड। मेन इनका था कि पॉलिटिकल सिनेरियो को एलिवेट करना, इकोनॉमिक को करना, और कल्चरल टाइज। भारत के साथ जो कल्चरल टाइज है, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों में अफगानिस्तान के भी काफी जो कल्चरल टाइज थे, वहां पर अजमेर शरीफ में उनके लीडर गए हैं, दिल्ली में गए हैं, जहां पर उनके जो उलमा के पास गए हैं। तो ये कल्चरल टाइज भी एक नई हमारी डिप्लोमेसी का एक पार्ट है, और जितना हाई लेवल आउटरीच क्रिएट करने के लिए फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट है, फॉरेन मिनिस्टर की जो मीट है अरब लीग की नेशंस की, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अच्छा इवेंट है, इंडिया में हो रहा है। विल होस्ट द ग्लोबल साउथ, फर्स्ट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट इन द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ में कभी आज तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीटिंग नहीं हुई। ग्लोबल साउथ में मोर देन 130 कंट्रीज हैं, और इसमें पूरे वर्ल्ड लीडर्स के आने की उम्मीद है इन कंट्रीज के। ऑलमोस्ट हर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कंट्री विल कम नेक्स्ट मंथ फरवरी में,
और पॉलिसी मेकर्स आएंगे, टेक जायंट्स आएंगे, टेक जायंट्स हैं बड़े बड़े जो हैं, और स्टार्टअप्स को इन्विटेशंस दिए गए हैं, जितने एकेडमिशियंस हैं इन कंट्रीज के उनको इन्विटेशन दिए गए हैं, और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को। तो इसमें रहेगा इंडिया का इंपैक्टफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। श्रोता, वर्ल्ड अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत का भी एक तीसरे चौथे नंबर पे नाम चल रहा है। तो इंडिया एआई मिशन इसका नाम रहेगा, इंडिया एआई मिशन। तो इट विल का इसका फोकस रहेगा इक्विटेबल एक्सेस, यानी कि भारत एआई टेक्नोलॉजी अरब कंट्रीज को भी देगा और अफ्रीकन कंट्रीज को भी देगा। तो उनकी भी जो पहुंच डिजिटल की तरफ चली जाएगी, और क्लाइमेट के ऊपर और ग्लोबल साउथ के ऊपर काफी चर्चा रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर जो पर्टिकुलरली जो वेस्ट है, पर्टिकुलरली जो यूनाइटेड स्टेट्स है, उनकी भी नजर है, क्योंकि वो ग्लोबल साउथ में नहीं आते, शायद वो नहीं आएंगे इसमें। तो ये भारत का अपसर्च है इस साल का। तो श्रोता, आज हमने इसी पॉइंट पे चर्चा की। तो ये आज का हमारा यही टॉपिक था कि हम जो है इस साल बढ़ रहे हैं अपसर्च की ओर, लेकिन हमें चैलेंजेस भी काफी हैं। आउटसाइड थ्रेट्स है, इनर थ्रेट्स। तो इनर थ्रेट्स भी है, आउटसाइड थ्रेट्स भी है, लेकिन हमारे बॉर्डर्स बिल्कुल मजबूत हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस बहुत रेडी हैं, हमारी जो इंटरनल ग्रोथ बहुत हुई है, और जो हमारे जो यूएस के टैरिफ्स लगे हैं उससे हमारी प्रोडक्शन की क्वालिटी भी भरी है, क्वालिटी बड़ी है, और एरिया वो भी बड़ा है। कंक्लूड करो। बस यही है जो आपने बातें कही ना, जो लास्ट में एआई का, एआई का समिट जहां पे होना, और ग्लोबल जो आपने कहा साउथ का मीट है, जो 130 कंट्रीज भी आपने बात की। तो ये एक बहुत बड़ी एक न्यू, एक दुनिया में एक किस्म का एक नया स्टेप है। और जो चैलेंजेस की बात की, साथ साथ वो भी हैं, उसमें भी इंक्रीज है, सर्ज हो रही है। तो इंडिया को कदम जो है ना अपने, मतलब बिल्कुल बैलेंस करके रखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सर्वाइव, क्योंकि नो डाउट खतरा भी है, और खतरे के साथ लड़ने के लिए हमारे पास सफिशिएंट जो हमारा है, जो डिफेंस सिस्टम है वो भी है। और जो सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जो एआई की बात आई, सबसे पहले हमने इंटरनल अगर आपने रखनी है अपनी सॉवरेंटी, या एक्सटर्नल साइबर जो सिक्योरिटी है, डाटा प्रोटेक्शन, और जो आपने कहा ना इक्विटेबल बेसिस पे इंडिया जो दूसरी कंट्री हैं उनके साथ जो अपने उनके साथ जो एक्सचेंज करेगा इक्विटेबल बेसिस पे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, डाटा होगा, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, चाहे जिस भी फील्ड में होगी। और फिर यही एक बैलेंस डेवलपमेंट का, और एक होगा कि किसी एक कंट्री मल्टीपल पोलर जो वर्ल्ड है, चाहे वो जो जियो इकोनॉमी अफेयर्स के रिलेटेड है या जियो पोलिटिकल प्रेजेंस के रिलेटेड है, वो तब रहेगा जब ये जो किसी एक की यूनिपोलर वर्ल्ड से, जैसे डी डॉलराइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे पास ब्रिक्स है, क्वेड है, एससीओ है। तो बहुत समझ सोच के इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, और जो खासकर बिजनेस, ट्रेड, इकोनॉमिक रिलेशन लेने पड़ेंगे, तभी सर्वाइवल है, तभी एग्जिस्टेंस है, तभी इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेंटी। तो मुझे लगता है ये काफी आज के लिए काफी बात हुई, तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।